हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राइड एंड प्रेजुडिस का पूरा समरी करने वाले हैं। यह नॉवेल जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है। पहला है इसमें ओवरव्यू यानी अवलोकन। तो यह जो नॉवेल है वो 19वीं सेंचुरी ग्रामीण इंग्लैंड में सेट है। 19वीं सदी के ग्रामीण इंग्लैंड की शुरुआत में बनी प्राइड एंड प्रेजुडिस। यह नॉवेल बेनेट परिवार की कहानी कहती है, खास करके क्विक विटेड का मतलब होता है तेज तर्रार और स्वतंत्र एलिजाबेथ बेनेट की। और कैसे कैसे, क्योंकि वह वर्ग, प्रतिष्ठा और समाज की अपेक्षाओं की पेचीदगियों यानी इंट्रिकेसीज को जैसे जैसे समझती है। फिर आता है कि नोवेल वीव्स रोमांस विथ कीन सोशल कमेंट्री। वीव का मतलब होता है बुनना, सोशल कमेंट्री यानी रोमांस। तो यह जो उपन्यास है वह रोमांस को सामाजिक टिप्पणियों के साथ, उपन्यास में रोमांस को सामाजिक टिप्पणियों के साथ बुना गया है, जो समय के साथ अपने पात्रों के पूर्वाग्रहों यानी प्रेजुडिसेस और गर्व को चुनौती देता है, ताकि उनके असली नेचर का पता लगाया जा सके। फिर आता है बेनेट फैमिली एंड सोशल प्रेशर, यानी बेनेट का परिवार और सामाजिक दबाव। सबसे पहले बात करते हैं बेनेट हाउस होल्ड की, यानी बेनेट परिवार की। तो उपन्यास की शुरुआत मिस्टर और मिसेस बेनेट के मामूली घर से होती है, जिनकी 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लाइडिया। एक पुरुष उत्तराधिकारी के लिए संपत्ति होने के कारण, क्योंकि इनके पास जो संपत्ति है और इन्हें तो कोई बेटा है नहीं, तो इनकी संपत्ति दूसरे को चली जाएगी, इनके दूर के कजन को चली जाएगी। तो इसलिए इनकी संपत्ति इनके पास रहे, इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी बेटियों के लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद विवाह सुनिश्चित करना होगा। तो अब बात करते हैं, और यह तो परेशानी थी बेनेट फैमिली की। और अब आता है यहाँ पे इंटर करता है मिस्टर बिंगले। इसकी न्यूज आती है तो पड़ोस में अब उत्साह का माहौल आ जाता है जब मिस्टर बिंगले, यह कौन है, तो एक अमीर और एफेबल बैचलर यानी कि एक मिलनसार कुंवारा है। वो पास के स्टेट नेदरफील्ड पार्क में रहने आता है। उनका आगमन सामाजिक उन्नति और अनुकूल विवाह के अवसर का प्रतीक है, जो पात्रों के परस्पर जुड़े भाग्य को गति प्रदान करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर डार्सी एंड इनिशियल मिसजजमेंट, यानी मिस्टर डार्सी का परिचय और प्रारंभिक गलतफहमी। पहला है एल्यूफनेस एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी कि अलगाव और पहली छाप। एक स्थानीय बॉल में मिस्टर बिंगले के अलावा उनके एक रिजर्व फ्रेंड हैं, उनका नाम है मिस्टर डार्सी, वो भी प्रवेश करते हैं। डार्सी के जो मैनर्स है वो सुपीरियर हैं, यानी श्रेष्ठ शिष्टाचार है, और उनका व्यवहार भी काफ़ी अलग है, जिनके कारण वो जो है जल्दी ही लोगों के बीच एक प्रतिष्ठा की मूर्त बन जाते हैं, गर्व का विषय बन जाते हैं। और वो और क्या करते हैं, तो एलिजा के बेथ के बारे में एक उपेक्षापूर्ण टिप्पणी भी कर देते हैं। वह ये कहते हैं कि वह सहने योग्य है, यानी टॉलरेबल तो है, लेकिन वह इतनी सुंदर नहीं है कि वह उन्हें लुभा सके। तो यानी इस कमेंट से शुरू में पता चलता है कि एलिजाबेथ को वो पसंद नहीं करते हैं। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर विकम, यानी मिस्टर विकम का प्रभाव। एलिजाबेथ का सामना फिर मिस्टर विकम से होता है, जो एक आकर्षक मिलिशिया अधिकारी है, जिसकी डार्सी के प्रति व्यक्तिगत शिकायतें उसके पूर्वाग्रह को और बढ़ाती हैं। यानी अब मिस्टर विकम को भी डार्सी से शिकायत है, और जब वो शिकायत करते हैं डार्सी के बारे में एलिजाबेथ के सामने, तब तो एलिजाबेथ और कंफर्म हो जाती है कि नहीं ये तो गड़बड़ आदमी है। तो उसके बाद क्या होता है, यह उसके बारे में प्रतिकूल राय भी बना लेती है। राय तो पहले से ही था, इसने जब घी डालने का काम किया आग में, तब ये और गहरा हो गया। और इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे जो फर्स्ट इम्प्रेशन है और जो सुनी सुनाई बातें हैं, यानी हियर से, वह कितनी आसानी से गुमराह कर सकती हैं। फिर आता है इवॉल्विंग रिलेशनशिप
कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी विकसित होते रिश्ते, संघर्ष और आत्म जागरूकता। जेन एंड बिंगलेस ब्लूमिंग अफेयर, यानी जेन और बिंगले का खिलता हुआ प्रेम, जबकि मिस्टर बिंगले को जेन बेनेट से जल्दी ही लगाव हो जाता है। लेकिन बिंगले की समझदार बहनों के हस्तक्षेप और उसके दोस्त डार्सी द्वारा बरती गई सावधानी से जटिलताएं पैदा होती है। गलतफहमी और समाज की कठोर बाध्यताएं उनके नवोदित प्रेम को अनिश्चित बनाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है डार्सी अनएक्सपेक्टेड एडमायरेशन, यानी डार्सी की अप्रत्याशित प्रशंसा। भले ही एलिजाबेथ उसके घमंड के लिए उसकी निंदा करती है, मिस्टर डार्सी खुद को उसकी स्वतंत्र भावना, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की ओर आकर्षित पाता है। यानी अब मिस्टर डार्सी को धीरे धीरे एलिजाबेथ बेनेट पसंद आने लगती है, क्योंकि एलिजाबेथ के पास अपनी क्वालिटी है। देखिए, ये ईमानदार है, इंडिपेंडेंट है और होशियार भी है। तो धीरे धीरे जो है डार्सी इससे जो है प्रेम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हिज स्ट्रगल विथ हिज ओन सोशल प्राइड, यानी उन्हें जो गर्व है, उनके स्वयं के जो सामाजिक गौरव है, उसके साथ उनका संघर्ष होता है और वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से जाहिर करने में देरी कर देते हैं, संघर्ष करते हैं। और वह क्या करता है, वह प्रशंसा और अपने वर्ग के सामाजिक पूर्वाग्रहों के बीच झूलता रहता है। फिर आता है प्रपोजल एंड इट्स आफ्टरमैथ, यानी प्रस्ताव और उसका परिणाम। मोड़ तब आता है जब मिस्टर डार्सी अपने आकर्षण को और अधिक छिपाने में असमर्थ हो जाता है, और जब वह असमर्थ हो जाता है तो वह एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, और प्रपोज करते वक्त वह काफ़ी भावुक भी होता है। अपने बयान में, यानी जब वो बोलता है तो वह न केवल अपने प्रेम को प्रकट करता है, बल्कि अपने द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक बाधाओं को भी उजागर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि उसके अहंकार से जो दिक्कत हुई थी एलिजाबेथ को, या उसके अहंकार से आहत है, और अपने परिवार की सामाजिक स्थिति के बारे में उसकी कृपालुता से आहत एलिजाबेथ उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दी है। यहाँ पे एलिजाबेथ उसे रिजेक्ट करने का काम कर देती है। फिर आता है पॉइंट रेवेलेशन, रिडेम्पशन एंड द शिफ्ट इन परसेप्शन। रेवेलेशन यानी रहस्योद्घाटन, रिडेम्पशन यानी मुक्ति, और फिर आता है भावनाओं में बदलाव। फिर एक डार्सी स्पष्टीकरण का पत्र लिखता है। अस्वीकृति के मद्देनज़र डार्सी एलिजाबेथ को एक स्पष्ट पत्र लिखता है, और इसमें जो भी उसने कारनामे किए थे, जो कार्य किए थे, उसके पीछे की सच्चाई को समझाता है, और उसका जो पास्ट है उसके बारे में एक विवरण देता है, विशेष रूप से विकम के साथ अपने संबंधों के बारे में, क्योंकि यह विकम ही था जिसने आग में घी देने का काम किया था, जिससे कि उसके प्रति जो नफ़रत है एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति, वो और भी बढ़ गई थी। तो यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह एलिजाबेथ को इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि उसके निर्णय पूर्वाग्रह से, यानी प्रेजुडिस से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इसने एक दोषपूर्ण सोच विकसित कर ली थी डार्सी के बारे में। तो ये है प्रेजुडिस। फिर आता है ग्रेजुअल चेंज एंड एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि क्रम से परिवर्तन हो रहा है और दयालुता का कार्य। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती है, डार्सी का असली चरित्र खुद को प्रकट करना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ की सबसे छोटी बहन लीडिया से जुड़े घोटाले में उसका विवेकपूर्ण हस्तक्षेप, जिसके आवेगपूर्ण निर्णय एक सामाजिक संकट का कारण बनते हैं, उसकी वास्तविक देखभाल और निस्वार्थ रूप से कार्य करने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। और इस बीच क्या होता है कि एलिजाबेथ डार्सी के आरक्षित स्वभाव की जटिलता को समझने लगती है, और अपनी खुद की गलतफहमियों को वह पहचानने लगती है। फिर आता है आपसी विकास और सुलह, यानी म्यूचुअल ग्रोथ एंड रिकन्सिलिएशन। फिर जो दोनों नायक हैं, यानी यहाँ पे जो डार्सी और एलिजाबेथ हैं, यह आत्मचिंतन से गुजरते हैं। एलिजाबेथ अपने शुरुआती छापों पर सवाल उठाना सीखती है। एलिजाबेथ को यहाँ पे यह फील होता है कि अभिमान और पूर्वाग्रह किसी को उसके असली चरित्र से अंधा कर सकते हैं, और दूसरी ओर डार्सी अपने वर्ग आधारित अहंकार पर काबू पाता है,
वह विनम्रता और बदलाव की इच्छा को अपनाता है। यह आपसी विकास, एक नए और गहन समझ का मार्ग प्रशस्त करता है। और फिर यहाँ पे आता है द रिसोल्यूशन यानी संकल्प, यूनियन एंड अंडरस्टैंडिंग यानी मिलन और समझ। अंतिम अध्यायों में गलतफहमियों को दूर करने और व्यक्तिगत दोषों को स्वीकार करने के बाद एलिजाबेथ और डार्सी खुद को एक दूसरे के करीब पाते हैं। उनका अंतिम विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत कमियों पर एक प्रतीकात्मक विजय है। संकल्प आत्मनिरीक्षण, खुले विचारों और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के मूल्य का जश्न मनाता है। फिर यहाँ पे आता है की थीम्स एंड सोशल कमेंट्री यानी कि मुख्य विषय और सामाजिक टिप्पणी। तो पहला है प्राइड एंड प्रेजुडिस यानी गर्व और पूर्वाग्रह। शीर्षक मुख्य पात्रों को प्रभावित करने वाली दोहरी खामियों को समाहित करता है। डार्सी का गर्व और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह दोनों ही ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें उन्हें दूर करना होगा। उनकी यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि पूर्वाग्रही धारणाएं, चाहे सामाजिक वर्ग के बारे में हो या चरित्र के बारे में, वास्तविकता को कैसे ये विकृत कर देती है। दूसरा है मैरिज एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस यानी विवाह और सामाजिक अपेक्षाएं। बहुत सारी वैवाहिक प्रस्तावों, अनुपयुक्त जोड़ों जैसे कि श्री कॉलिंस और चार्लोट लुकास और सच्चे स्नेह के माध्यम से ऑस्टेन यानी यहाँ पे जिन्होंने नोवेल लिखा है जेन ऑस्टेन, ये क्या करती हैं तो अपने समय में विवाह संस्था की आलोचना करती हैं। प्रत्येक मिलन शामिल व्यक्तियों की आर्थिक अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं दोनों को दर्शाता है। फिर आता है सोशल क्लास एंड इंटेग्रिटी यानी सामाजिक वर्ग और अखंडता। अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच के स्पष्ट अंतर को विडंबना और सहानुभूति दोनों के साथ चित्रित किया गया है। ऑस्टेन सामाजिक पदानुक्रमों की छानबीन करते हुए सुझाव देते हैं कि सच्चा गुण और चरित्र की ताकत जन्म या धन से नहीं बल्कि किसी के कार्यों और ईमानदारी से निर्धारित होती है। फिर आता है पारिवारिक गतिशीलता और व्यक्तिगत विकास। अव्यवस्थित बेनेट घराने से लेकर एलिजाबेथ और डार्सी द्वारा दर्शाए गए आत्मसम्मान और विकास के भाग्य तक परिवार के भीतर की बातचीत, आत्म सुधार और सामाजिक भागीदारी के व्यापक संघर्षों को दर्शाती है। सांस्कृतिक प्रभाव और विरासत, प्राइड एंड और फिर आता है सांस्कृतिक प्रभाव और विरासत यानी कल्चरल इम्पैक्ट एंड लेगेसी। प्राइड एंड प्रेजुडिस न केवल अपनी शानदार बुद्धि और आकर्षक रोमांस के कारण बल्कि समाज और मानव स्वभाव पर अपने व्यावहारिक टिप्पणियों के कारण भी एक प्रिय क्लासिक के रूप में बनी हुई है। फिल्म और टेलीविज़न से लेकर आधुनिक साहित्यिक पुनर्व्याख्याओं तक कई रूपांतरणों ने पीढ़ियों के बीच संवाद को जीवित रखा है। पाठकों और दर्शकों को गर्व, पूर्वाग्रह और ईमानदार संबंध की यात्रा की प्रकृति पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। कथा और इसकी परतों का विश्लेषण करके हम देखते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस व्यक्तिगत धारणा के विकास के बारे में उतना ही है जितना कि रोमांटिक पूर्ति के बारे में। यह हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहने की चुनौती देता है और हमें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की जटिलताओं की सराहना करने के लिए, सतही निर्णयों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ।